हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रिस ऑफ स्टडी। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन कला है या विज्ञान, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, शैक्षिक प्रशासन एक विज्ञान है अथवा कला। कुछ शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि यह व्यवहारिक कौशल है, जबकि कुछ इसे विकसित सिद्धांत के रूप में देखते हैं। पहली हेडिंग है, शैक्षिक प्रशासन एक कला है। यह विचारधारा मानती है कि शिक्षा प्रशासन अन्य कलाओं की भांति एक कला है, चूंकि वह यह मानते हैं कि कुशल प्रशासक के अंदर कुछ गुण होने चाहिए और इन गुणों के अभाव में कोई भी व्यक्ति कुशल प्रशासक नहीं बन सकता। इस संबंध में दूसरी मान्यता यह है कि अच्छे प्रशासक जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि प्रशासन क्षमता का प्रदर्शन परिस्थितिजन्य होता है। स्टॉकडेल तथा मायर्स का मानना है कि प्रशासनिक तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रशासक और भी अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। दूसरी हेडिंग है, शैक्षिक प्रशासन एक विज्ञान है। प्रशासन को जो लोग विज्ञान मानते हैं वह इसे तकनीकी या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रखते हैं। उनका विचार है कि प्रशासनिक समस्याओं को हल करने हेतु प्रशासनिक सिद्धांतों का प्रयोग करना आवश्यक है। यह प्रशासन को एक प्रक्रिया बताते हैं जिसे विभिन्न सिद्धांतों के प्रयोग के द्वारा सुचारू बताया जा सकता है। परंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा प्रशासन ना तो पूर्णतः कला है और ना विज्ञान, परंतु आज प्रशासन के वैज्ञानिक पक्ष पर अधिक बल दिया जा रहा है। कलवर्टसन ने प्रशासन के विज्ञान को मुख्यतः दो मान्यताओं पर विचार किया है। प्रथम, प्रशासन उन व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है जिन पर किसी संगठन, कार्यक्रम या उत्सव के अंदर निर्णय लेने का भार हो एवं वे उन्हें निर्णय का अनुप्रयोग करने की क्षमता रखते हों। द्वितीय है, जिनमें इस ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए तथ्यों का पता लगाने की योग्यता हो। दूसरा प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हिंदी शब्द प्रशासन का अंग्रेजी रूपांतरण एडमिनिस्ट्रेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी जाती है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्टर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति। इस प्रकार शाब्दिक रूप से प्रशासन का अर्थ हुआ अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा में लीन रहना। प्रशासन व प्रबंध को प्रायः शिक्षाविद एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, जो कि भ्रांतिपूर्ण है। वास्तव में प्रबंध का कार्य केवल नीति निर्धारण करना होता है। इसके द्वारा इस बात का निर्णय लिया जाता है कि कौन से काम किए जाने हैं। प्रबंध के द्वारा वर्तमान से लेकर भविष्य तक की योजनाओं का निर्धारण किया जाता है। इसी कारण प्रबंधक का कार्य नीति निर्धारण करके योजनाओं को कार्य रूप देना होता है, जबकि एक प्रशासक का कार्य इन नीतियों व योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करना होता है। प्रशासन के द्वारा प्रशासक ऐसा वातावरण का निर्माण या सृजन करता है जिससे वह संपूर्ण कार्यक्रम को सफलता की ओर निर्देशित कर सके। प्रशासक एक कुशल कलाकार की भांति एक विशेष माध्यम के कार्य करता है जिसे संगठन कहा जाता है। मुख्य रूप से संगठन का संबंध प्रारंभिक अवस्था से है, ऐसी अवस्था जहां सभी आवश्यक वस्तुएं जुटाई जाती हैं एवं विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का अर्थ। केंद्रीकरण का आशय है कि सत्ता शीर्ष अथवा उसके आसपास एकत्र होनी चाहिए, जबकि विकेंद्रीकरण का अर्थ है अनेक व्यक्तियों का इकाइयों के मध्य सत्ता के विभाजन की व्यवस्था। व्हाइट के शब्दों में प्रशासन के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहते हैं, जबकि इसके विपरीत व्यवस्था को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के अर्थ को हम एक अन्य प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण के निम्नलिखित 5 पक्ष हैं और इसके विपरीत जो व्यवस्था या प्रबंध होता है उसको केंद्रीकरण की व्यवस्था भी कहा जाता है।
पहला है सत्ता का हस्तांतरण इस प्रकार किया जाए कि स्वेच्छा से कार्य करने का विशाल क्षेत्र अधीनस्थ अधिकारियों को सौंपा जाए तथा शीर्षस्थ मुख्य अधिकारी को कम से कम प्रश्न संबोधित किए जाएं। दूसरा है संगठन की व्यक्तिगत इकाइयों को अधिक शक्ति सौंपी जाए तथा मुख्य कार्यालय में नियंत्रण की मूल शक्तियों को ही रखा जाए। तीसरा है निर्वाचित निकायों के हाथों में अधिक शक्ति सौंपी जाए और प्रशासन के कार्यों में जनता पूरा सहयोग करे। राजनीतिक पहलू से जनता के निकट तथा मुख्य कार्यालय से दूर की क्षेत्रीय इकाइयों को स्वतंत्रता दी जाए। पांचवा है विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न विभागों को कार्य की स्वतंत्रता दी जाए। विकेंद्रीकरण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विशेषता है केंद्रीकृत व्यवस्था की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बिलॉबी ने कहा है अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में स्थानीय इकाई केवल कार्यवाहक अभिकरणों के रूप में कार्य करती है। उन्हें पहल से कार्य करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। प्रत्येक कार्य को केंद्रीय कार्यालय की ओर से दिया जाता है, यहाँ तक कि आंतरिक प्रबंधन के मामलों जैसे कि कर्मचारियों की पदोन्नति, प्रशासन के साधनों को जुटाना इत्यादि में भी क्षेत्रीय कार्यालयों की मुख्य कार्यालय की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरा है कार्य क्षेत्रों की जरूरत से अधिक मात्रा में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या को नियंत्रित करके बेरोजगारी पर नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा है नीतियों एवं योजनाओं में उचित सीमा तक एक रूपता बनाए रखने में सक्षम होती है। विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है जिस व्यवस्था में इकाइयों को इस बात की पर्याप्त छूट प्राप्त होती है कि वे मुख्य कार्यालय की पूर्व अनुमति के बिना स्वयं ही विभिन्न मामलों के संबंध में निर्णय ले लें, उन्हें विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। दूसरा है स्थानीय कर्मचारियों को अपनी इच्छा, सूझबूझ और विवेक के अनुसार कार्य करने की काफ़ी शक्ति प्रदान रहती है। तीसरा है वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनेक प्रश्नों को केंद्रीय कार्यालय को सूचित किए बिना ही हल कर सकती हैं। स्थानीय इकाइयों की अपनी सत्ता रहती है, वे प्रधान कार्यालय के अनेक रूपों में कार्य करती है। चौथा है विकेंद्रीकृत व्यवस्था सत्ता एवं नियंत्रण के उपयोग को अधिक सरल व व्यवहारिक बनाता है। पांचवा है सांस्कृतिक, भाषाई तथा आर्थिक समरसता होने से अधिक सरल एवं प्रभावी हो जाता है। चौथा प्रश्न है शैक्षिक प्रशासन के गुण एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है शैक्षिक प्रशासन के गुण निम्नलिखित हैं। पहला है शैक्षिक प्रशासन में मानव को प्रधानता दी जाती है। दूसरा है शैक्षिक प्रशासन नवीनतम व मानवीय विचारधाराओं को मानता है तथा उनसे जुड़ा रहता है। तीसरा है यह व्यक्ति का तथा समाज का विकास करता है। चौथा है शैक्षिक प्रशासन लचीला होता है। पांचवा है शैक्षिक प्रशासन मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक तत्व से प्रभावित रहता है। छठवां है शैक्षिक प्रशासन का संचालन सहानुभूति, प्रेम एवं सहयोग की भावना पर अधिक अवलंबित है। शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं। शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है शैक्षिक प्रशासन लाभ न कमाने वाला प्रतिष्ठान है, यह मुख्यतः लोक कल्याण या समाज सेवा के लिए है। दूसरा है शैक्षिक प्रशासन का घनिष्ठ रूप से संबंध मानव जीवन, समाज परिवर्तन व राष्ट्रीय विकास से होता है। पांचवा प्रश्न है शैक्षिक प्रशासन के व्यापक अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है वस्तुतः शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत बाह्य प्रशासन तथा आंतरिक प्रशासन का समान रूप से समावेश होता है। शिक्षा का बाह्य प्रशासन उस प्रभाव एवं आदेश की ओर संकेत करता है जो उच्च स्तर की शक्तियों अर्थात केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा दिए जाते हैं। भारत में बाह्य प्रशासन शिक्षा संबंधी नियमों का निर्माण करता है और पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। इसके अतिरिक्त यह विद्यालय भवनों के निर्माण एवं खेलों के मैदान की व्यवस्था में आर्थिक सहायता देता है और वेतन सेवा की दशाओं, सत्र की अवधि का निर्माण
और इसी प्रकार की अन्य समस्याओं के विषय में निर्णय देता है। आंतरिक प्रशासन का तात्पर्य उस व्यवस्था से लगाया जाता है जो कि किसी विद्यालय का नेता अर्थात प्रधानाध्यापक अपने साथियों यथा व्यवस्थापक शिक्षक एवं छात्रों की सहायता से विद्यालय के प्रतिदिन के कार्यक्रम एवं क्रियाओं के संचालन के लिए करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत बालक, शिक्षक, प्रशासक, प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, समाज सुधारक एवं राष्ट्र के कर्णधारों के विचार एवं कार्यों में सामंजस्य व समन्वय स्थापित करना सम्मिलित होता है ताकि विद्यालय अपने निर्धारित उद्देश्यों की अधिकाधिक पूर्ति करने में समर्थ हो सके। शिक्षा प्रशासन का संबंध उपर्युक्त मानवीय तत्वों से ही फर्नीचर आदि से भी होता है। इन दो प्रकार के तत्वों के अतिरिक्त शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, विधियों, सिद्धांतों, नियमनों, सामुदायिक आवश्यकताओं आदि का समावेश होता है। इस प्रकार शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने वाली उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले व्यक्तियों के विचारों एवं प्रयासों से सामंजस्य या संबंध स्थापित किया जाता है और भौतिक तत्वों एवं शिक्षा संबंधी अन्य साधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि छात्रों में मानवीय गुणों का विकास प्रभावशाली ढंग से हो। छठवां प्रश्न है, वाह तथा आंतरिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है वाह प्रशासन। शिक्षा का वाह प्रशासन उस प्रभाव एवं आदेश का संकेत देता है जो उच्च स्तर की शक्ति द्वारा दिए जाते हैं। भारत में शिक्षा के वाह प्रशासन का अर्थ शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय नियंत्रण से लगाया जाता है। वाह प्रशासन नियमों का निर्माण करता है तथा पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। इसके साथ ही वह भवनों के निर्माण एवं खेल के मैदानों की व्यवस्था में सहायता करता है। साथ ही उनके लिए निर्देशक सिद्धांतों का निर्माण करता है। यह शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, सेवा की दशाओं, सत्र की अवधि आदि का निर्धारण करता है। दूसरा है आंतरिक प्रशासन क्या है। आंतरिक प्रशासन से उस व्यवस्था का अर्थ लगाया जाता है जो विद्यालय का नेता अपने साथियों की सहायता से विद्यालय के प्रतिदिन के कार्यक्रमों एवं क्रियाओं का संचालन के लिए स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय का नेता अपने शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों, प्रबंधकों तथा छात्रों के सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सामान्य नियमों के अनुसार विद्यालय की व्यवस्था करता है। सातवां प्रश्न है, एक अच्छे शैक्षिक प्रशासन के गुणों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है एक अच्छे शैक्षिक प्रशासक के लिए विद्यालय प्रबंधन एवं विद्यालय के कर्मचारियों में उचित समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय हो या अन्य कोई संस्थान बिना उचित समन्वय एवं सहयोग के विकास नहीं कर सकता। विद्यालय में तो विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र तथा शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी वर्ग आते हैं। ऐसी स्थिति में सभी के मध्य उचित समन्वय एवं सहयोग अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त अच्छे प्रशासक के लिए कुछ अन्य गुणों का होना भी आवश्यक है। ये गुण निम्नलिखित है। पहला है निश्चित उद्देश्य। वह प्रशासक अच्छा माना जाता है जो कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही उसके उद्देश्य सुनिश्चित कर लेता है। प्रशासक व्यक्ति को उनके कार्य के प्रदर्शन के आधार पर उच्च पद प्रदान करता है, न कि अपनी व्यक्तिगत पसंद व नापसंद के आधार पर। वह निष्पक्षता के आधार पर प्रत्येक समस्या को हल करता है तथा अनुशासनहीनता की स्थिति भी नहीं आने देता, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को सफलता से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करने वाला। शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को एक प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करना होता है जिससे छात्र ठीक से अधिगम कर सकें। जिस विद्यालय का शैक्षिक परिवेश सकारात्मक एवं प्रेरणादायक नहीं होता, वहाँ अभिभावक भी अपने बच्चों को अध्ययन के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। प्रेरणादायक व सकारात्मक परिवेश वाले विद्यालय में शिक्षक छात्रों को निरंतर अधिगम के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त वे छात्रों के अधिगम के लिए नई रणनीतियों का प्रयोग करते हैं जिससे छात्र अधिगम के लिए प्रोत्साहित होते हैं तथा अध्ययन में उनकी रुचि बनी रहती है। तीसरा है संप्रेषण। एक अच्छा शैक्षिक प्रशासक छात्रों, शिक्षकों एवं तथा कर्मचारियों के मध्य सहयोग एवं संप्रेषण को बढ़ावा देता है।
छात्र एवं शिक्षक के मध्य जितना अच्छा संप्रेषण होता है, छात्र उतना अच्छा प्रदर्शन करता है। छात्र परिवार के पश्चात यदि किसी स्थान पर सर्वाधिक समय व्यतीत करता है तो वह विद्यालय है। इसलिए एक अच्छे प्रशासक को संप्रेषण को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा है दूसरों की सलाह को सुनने वाला। एक अच्छा शैक्षिक प्रशासक दूसरों की सलाह को भी एक सुझाव के रूप में लेता है। कोई भी प्रशासक पूर्ण रूप से सक्षम एवं त्रुटि रहित नहीं हो सकता। प्रशासक को समय की मांग के अनुरूप परिवर्तन करने तथा व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि दूसरों की सलाह एवं सुझाव को पर्याप्त स्थान दिया जाए। पांचवा है एक योजनाकार। एक अच्छे प्रशासक को शैक्षिक प्रशासन चलाने के लिए एक योजनाकार की भूमिका भी निभानी चाहिए। विद्यालय में प्रधानाचार्य ही विद्यालय का नेतृत्व करता है। ऐसी स्थिति में शैक्षिक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि प्रधानाचार्य छात्रों के उचित अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करे तथा शिक्षकों के अध्यापन के लिए योजना का निर्माण करे। इससे शैक्षिक प्रशासन सुचारू रूप से चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी थर्ड सेमेस्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।